हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। ये जो हमारी मैराथन सीरीज का 4th वीडियो होने वाला है, यूजीसी नेट लॉ का एग्जाम आपके काफी नजदीक है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है इसके ऑलरेडी हमने 3 वीडियोस पहले भी बनाए हैं और भी काफी कुछ वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। आप जाकर प्लेलिस्ट देख सकते हैं, प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, आप चैनल पर भी देख सकते हैं। और भी जो इसके पहले हमने इंपॉर्टेंट वीडियोज बनाए हुए हैं, एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं, वो जरूर लगाकर जाइए, कहीं ना कहीं आपको बहुत हेल्प होने वाली है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू करते हैं। हमारा ये 4th वीडियो है, मैराथन सीरीज है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन यूजीसी नेट लॉ। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, द मेन पर्पस ऑफ कॉर्पोरेशन सोल इज टू। कॉर्पोरेशन सोल का मेन पर्पस क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। मेक द प्रॉपर्टी इजीली इनहेरिटेबल, इनहेरिटेबल इजीली ट्रांसफरेबल। थर्ड ऑप्शन है मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ एन ऑफिस। फोर्थ, प्रोटेक्ट द प्रॉपर्टी ऑफ स्टेट। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट से इसका आंसर बताइए। वीडियो पॉज करें, आंसर बताएं, मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगा, फटाफट से इन क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी करते हैं। एंड द राइट आंसर इज आंसर नंबर 3। बात करता है कंटिन्यूटी ऑन ऑफिस। अगर हम एग्जांपल ऐसे कंपनी में आपने परपेचुइटी सुना होगा, ठीक है। परपेचुइटी क्या होता है कि निरंतर चीजें चलती रहें, ठीक है। कंपनी में अगर डायरेक्टर की डेथ हो जाती है तो उससे फर्क नहीं पड़ता कंपनी के ऊपर, कंपनी जो है चलती रहती है, वहां पर और भी लोग होते हैं। तो ऐसे ही कॉर्पोरेशन सोल जो है ये किस पर्पस का मेन पर्पस है? मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ एन ऑफिस, चलती रहे। इसका एक्सप्लेनेशन नीचे है, अगर आप चाहें पीडीएफ को डाउनलोड करना तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल द लीगल बेंच बार करके आप सर्च कर सकते हैं और वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं इस पीपीटी को और आप वहां से पढ़ भी सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 बात करता है an officer of a court of justice being ordered by that court to arrest y and after due inquiry वो बिलीव कर लेता है कि z to be y और अरेस्ट कर लेता है z को। क्या a ने कोई अपराध यहां पर किया? बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शंस बड़े ही सामने है आपके। एन ऑफेंस ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट उसने किया है, उसने ऑफेंस किया है रॉन्गफुल रिस्ट्रेन का। तीसरा, उसने ऑफेंस किया है क्रिमिनल ट्रेसपास का। फोर्थ, उसने कोई अपराध नहीं किया। वीडियो को पॉज करें और फटाफट इसका आंसर बताएं। मैं सही आंसर बता देता हूं, इसका आंसर जो है आंसर 4 है। और ये जो है सेक्शन 76 आईपीसी में अगर आपने पढ़ा होगा तो ये सेक्शन 76 के बारे में यहां पर बात करता है। ऑप्शन देखिए सामने है आपके। तो जब भी ऐसे कई ऑप्शंस आए तो पहले आप एलिमिनेशन मेथड का भी यूज कर सकते हैं अगर आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं मालूम है तो। देखिए 76 जो है आपका बात करता है कि कुछ भी ऐसा अपराध नहीं माना जाएगा अगर कोई व्यक्ति मिस्टेक ऑफ फैक्ट के चलते करता है, ठीक है। मिस्टेक ऑफ लॉ के चलते नहीं, मिस्टेक ऑफ फैक्ट के चलते करता है, वो भी गुड फेथ में बिलीव करता है कि वो जो है लॉ द्वारा बाउंड है ऐसे काम को करने के लिए। अगर हम इसी सेक्शन 76 को हमारे क्वेश्चन 2 के ऊपर अप्लाई करें तो आप देखोगे कि ए जो ऑफिसर है उसको कोर्ट ने बोला कि किसको अरेस्ट कर? ए को। देखो ये कोर्ट है, कोर्ट ने ए को बोला कि किसको अरेस्ट करो? आपको अरेस्ट करना है वाई को। ए ने जो है जेड को समझा कि ये क्या है? ये वाई है और उसको अरेस्ट कर लिया। तो देखा जाए तो वाई को करना चाहिए था बट जेड को कर लिया, गलत किया। तो यहां पर क्या उसने कोई ऑफेंस किया है? तो ऑफेंस नहीं किया है। क्यों? क्योंकि ये एक्सेप्शन के अंदर फॉल करता है, अंडर 76। यहां पर मिस्टेक ऑफ फैक्ट है और वो बिलीव करता था कि लॉ द्वारा बाउंड है वो अरेस्ट करने को, और वो गलती से जेड को अरेस्ट कर लेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये बड़ा ही जो है क्या बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले क्वेश्चन काफी देखने को मिलते हैं आपके यूजीसी नेट लॉ के पेपर के अंदर। उनके फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं इस तरीके से। कई बार पूछ लेते हैं कि कुछ केस दे देते हैं कि इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जमाइए, कई बार इस तरीके से होते हैं। तो देखिए इसके लिए आपको सेक्शंस मालूम होने चाहिए अगर ऐसा कोई केस आता है तो ऑप्शंस आपके सामने है। प्रोसीजर एंड पावर ऑफ क्लेम ट्रिब्यूनल, ठीक है, मोटर व्हीकल एक्ट की बात हो रही है। दूसरा, अवार्ड ऑफ क्लेम ट्रिब्यूनल। तीसरा, क्लेम ट्रिब्यूनल एंड एप्लीकेशन फॉर कंपनसेशन। अब इन्होंने बोला इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जमाइए। तो देखिए अगर आपको सेक्शन नहीं मालूम है कि ये किस सेक्शन के अंदर फॉल कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए नहीं है। टाइम वेस्ट नहीं करना है। देखिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तुक्का मार के आगे बढ़ जाएं, ठीक है। अगर सेक्शन नहीं मालूम तो आप कभी इसका सही आंसर तो तुक्के में ही सही हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता है। अब देखिए, अब ये जो है आपका मोटर व्हीकल एक्ट अगर आपने पढ़ा होगा तो वहां पर आपको ये देखने को मिल जाएगा। आंसर इसका 1 है जो कि बात करता है CDBA, CDBA। तो आप देखेंगे यहां पर कि जो पहला है आपका सी, कौन सा है आपका? ये देखिए सी आपका क्लेम ट्रिब्यूनल है। बात 165 के अंदर बात की गई। अगर आपने मोटर व्हीकल एक्ट पढ़ा है तो ये लाइन से आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। सी 165 है। एप्लीकेशन फॉर कंपनसेशन जो है 166 के अंदर फॉल करता है। बी वाला जो है आपका ये 168 है और ए वाला जो है ये 169 सेक्शन के अंदर दिया गया है। तो देखिए मैं तो ऐसे क्वेश्चन को बोलता हूं कि अगर ऐसा क्वेश्चन आए और आपसे नहीं बनता है तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसको बिल्कुल स्किप कर दें या फिर तुक्का मार के आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बात करता है बाइगेमस हिंदू मैरिज इज।
ये आपको मालूम होगा। बाइगेमी करके आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि हिंदू मैरिज में बाइगेमी क्या है, वॉइड है बट पनिशेबल नहीं है, वॉइड है और पनिशेबल भी है, वॉइडेबल है या वैलिड है। फटाफट से इसका आंसर बताइए। एंड द राइट आंसर इज आंसर 2। मैं मान के चल रहा हूं सबको मालूम होगा बाइगेमी जो है हिंदू मैरिज के अंदर ये वॉइड है, शून्य है और साथ ही साथ सजा भी होती है, पनिशेबल ऑफेंस है। अब ये कौन सा सेक्शन इस बारे में बात करता है? सेक्शन 17 जो है आपका इस बारे में हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का इस बारे में बात करता है। देखो 17 पे है खतरा, इस तरीके से याद कर लो कि अगर बाइगेमी करी तो क्या होगा, 17 पे खतरा, पनिशमेंट ऑफ बाइगेमी। तो ऐसा कोई मैरिज दो हिंदू के बीच में होती है जब ये एक्ट आ गया उसके बाद, ठीक है, उसको वॉइड माना जाएगा। अगर देखो यहां पर एक्सेप्शन है, क्या वॉइड माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा इफ एट द डेट ऑफ सच मैरिज, जब ये शादी हो रही है तब कोई भी पार्टी, दोनों पार्टियों में से किसी का हस्बैंड या वाइफ जिंदा है। समझ रहे हैं आप क्या बोल रहा हूं मैं, कि जब ये शादी हो रही है तब दोनों में से किसी का हस्बैंड या वाइफ जिंदा है तो ये बाइगेमी कहलाती है और पनिशमेंट ऑफ जो पनिशमेंट दी जाती है तो ये वॉइड भी है और साथ ही साथ पनिशेबल भी है। और साथ ही साथ मैं बता दूं आपको आईपीसी के 494 और 495 जो हैं इस बारे में बात भी करते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा तो इंपॉर्टेंट है, वो भी पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज अ विसिल ब्लोअर? ये बड़ा ही सिंपल सा है, आपने कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर या न्यूज में पढ़ा होगा विसिल ब्लोअर के बारे में। चलिए ऑप्शंस आपके सामने। अ पर्सन हु सिग्नल्स इलीगली और अनएथिकल प्रैक्टिस टू अ प्रिस्क्राइब बॉडी, यूजुअली अ डिस्ट्रंगल्ड एक्स एम्प्लॉय, C a subversive person spying on a company, D an investigative journalist. And the right answer is answer 1, a person who signals illegal or unethical practice to a prescribed body। मतलब देखिए कंपनी के अंदर कुछ घोटाला घपला कुछ फ्रॉड चल रहा है तो विजिल ब्लोअर कौन है? वो अधिकतर ऑफन एक एम्प्लॉय ही होता है जो वहां पर काम कर रहा होता है, जो कि उस कंपनी का पर्दा फाश कर देता है, उसको विजिल ब्लोअर कहते हैं। तो विजिल ब्लोअर इज अ पर्सन, ऑफन एन एम्प्लॉय होता है जो कि इंफॉर्मेशन रिवील करता है। जो भी एक्टिविटी हो रही है वो हो सकती है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या फिर वो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी हो सकती है। दैट इज डीम्ड इलीगल, इमोरल, इलिसिट, अनसेफ एंड फ्रॉडुलेंट। तो ऐसा कुछ भी है तो वो पर्दाफाश कर देगा। विजिल ब्लोअर जो है यूज कर सकता है वैरायटी ऑफ इंटरनल या फिर एक्सटर्नल चैनल्स टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन एलिगेशन। आप हो सकते हो इनकम टैक्स ऑफिसर या किसी को भी ऐसी कोई इंफॉर्मेशन दो कि इलीगल फ्रॉड इस तरीके से हो रहा है, उस व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? विसिल ब्लोअर कहा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्रोनोलॉजिकल अरेंज करना है इन फॉलोइंग जजमेंट्स को जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के हैं ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड। देखिए मैं बता देता हूं, कॉन्स्टिट्यूशन का ही आपका सवाल है और यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ के जाइए। कई बार इनको केस देखा गया है इस टॉपिक के ऊपर। देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड कुल मिलाकर यही है कि जैसे हिंदू एक्ट है, मुस्लिम एक्ट है, ये बहुत सारे एक्ट्स हैं, तो इनके बीच में एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए कि सब हर एक, जैसे कि देखिए कहीं पर किसी रिलीजन में मैरिज अलग तरीके से होती है, किसी में अलग तरीके से होती है। इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ अलग बताया गया है किसी लॉ में, किसी हिंदू लॉ में अलग बताया गया है, तो सब पर एक जैसा लॉ लागू हो, इसी को यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं। आर्टिकल 44 इस बारे में बात करता है। एक ट्रिक देता हूं, अगर आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड किस आर्टिकल में दिया है ये याद ना हो तो देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब सिमिलैरिटी, एक से होना चाहिए लॉ सब पर। तो 4 and 4 तो ये देखिए 4 और 4 क्या है? ये सिमिलर है, तो ये खुद ही आपको बता रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं कि ये सिमिलर होना चाहिए, सबके लिए एक लॉ होना चाहिए। तो देखिए ये जो आपके सामने 4 यहां पर इन्होंने दिए हैं ऑप्शंस, डेनियल लतीफी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जॉन वेलमटन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम। ये 4 केसेस हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर। इनको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जमाना है। देखिए अगर आपको नहीं मालूम है तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी ऐसे क्वेश्चंस में, कहीं ना कहीं एक दो भी मालूम है तो आप फिर भी थोड़ा बेहतर पहुंच सकते हो अपने आंसर तक। चलिए फटाफट से आंसर बताइए। एंड द राइट आंसर इज आंसर 3 बात करता है डी, सी, ए और बी। तो आइए देख लेते हैं। तो इनके ईयर अगर आपको नहीं मालूम है ना तो इस तरीके की क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको एक काम करना है कि जो भी केसेस हैं, जब भी आप अच्छे से पढ़ो केसेस
तो उनके ईयर जरूर अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो ऐसे जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया, ठीक है, आपका आर्टिकल 21 हो गया, तो इन पर जो भी केसेस है ना उनको आप अच्छे से देख लें, समझ लें। और जैसे कि आपका प्रियम्बल के ऊपर हो गया, इसकी आपको वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगी, मैंने सारे केसेस जो हैं इसके डिस्कस किए हुए हैं और वो भी लाइन वाइज डिस्कस किए हुए हैं कि पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ। तो इस तरीके से काफी पूछा जाता है क्रोनोलॉजिकल, तो आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ ये चारों केस इंपॉर्टेंट हैं, इनके अंदर क्या हुआ था ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी मैं और भी वीडियोस लेकर आऊंगा जहां पर आगे हम केसेस को डिस्कस करेंगे उसके अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 7, नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज एस्टेब्लिश किस प्रोविजन के अंडर हुई है? ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने, आर्टिकल 328 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 328 ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेक्शन 3 ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज एक्ट 1992 एंड फोर्थ है आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये आपका क्वेश्चन पहले पूछा गया है, तो फटाफट से इसका आंसर बताइए। एंड द राइट आंसर इज आंसर 3। आंसर 3 बात करता है सेक्शन 3 जो है नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज एक्ट 1992 है, उसमें ये नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी को एस्टेब्लिश किया गया है। कई लोग कंफ्यूज हो गए होंगे क्योंकि वहां पर हमें पढ़ने को देखते हैं एससी एसटी से रिलेटेड, तो आप कंफ्यूज ना हो इसीलिए ये क्वेश्चन इस तरीके से बनाए जाते हैं कि लोग कंफ्यूज होकर कहीं ना कहीं 328 या 328 ए लगाया होगा कई लोगों ने, कॉन्स्टिट्यूशन आपने सोचा होगा। तो आइए थोड़ा सा देख लेते हैं क्या बात करता है सेक्शन 3 ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी एक्ट। पहला तो सेक्शन 3 जो है इसमें कॉन्स्टिट्यूट किया गया है नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी को कौन कर रहा है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है आपकी ये कॉन्स्टिट्यूट कर रही है एक बॉडी को जिसको कहा जाएगा नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, और उसको जो भी इस एक्ट के अंदर फंक्शन या पावर्स दिए जाएंगे वो उसको परफॉर्म करेंगे। देन सबसेक्शन 2 बात करता है कमीशन में कौन कौन होगा। तो पहले तो इन्होंने बोला एक चेयरपर्सन होगा, एक वाइस चेयरपर्सन होगा और 5 और लोग होंगे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेटेड होंगे। ठीक है, अब ये कौन होंगे? तो प्रख्यात लोग होंगे जिनमें एबिलिटी इंटीग्रिटी इस फील्ड से रिलेटेड होगी। एंड साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट बात, साथ में इन्होंने यहां प्रोविजो करके बोल दिया है कि 5 मेंबर्स जो होंगे उनके साथ साथ इंक्लूडिंग चेयरमैन, चेयरपर्सन जो होगा वो भी माइनॉरिटी कम्युनिटी का होना चाहिए। बड़ी ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 8 बात करता है अंडर सेक्शन 361 ऑफ आईपीसी द किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप इज। तो जो किडनैपिंग हम वहां पर पढ़ते हैं, लॉफुल गार्जियन से अगर किडनैप करते हैं तो फिर यहां पर उन्होंने 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, क्या क्या इसमें से हो सकता है। करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है, मैं रीड कर देता हूं। पहला बात करता है व्हेन समवन टेक्स और इंटाइसेस एनी माइनर विदाउट कंसेंट ऑफ गार्जियन। देखिए इंटाइस का मतलब होता है बहलाना फुसलाना, ठीक है। दूसरा बात करता है व्हेन समवन टेक्स और entices एनी पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड आउट ऑफ द कीपिंग ऑफ द लॉफुल गार्जियन विदाउट द कंसेंट ऑफ द गार्जियन। सी बात करता है व्हेन समवन entices और टेक्स अवे एनी माइनर अंडर 16 years of age इफ मेल एंड 18 years किसके केस में, फीमेल के केस में, विदाउट कंसेंट ऑफ द गार्जियन। ये 3 यहां पर चीजें यहां पर उन्होंने बताई हुई हैं। क्या ये 361 के अंदर फॉल करती हैं या कौन सा फॉल करता है, आपको सही जवाब देना है। ऑप्शन आपके सामने ए एंड बी ओनली, ए बी सी ऑल, ए एंड सी ओनली, बी एंड सी ओनली। फटाफट से आंसर बताइए। अगर आपने पढ़ा होगा सेक्शन 361 तो आपसे इजीली ये बन जाएगा। एंड द राइट आंसर इज आंसर ये सभी जो हैं, आप अगर 361 पढ़ेंगे तो आपको ये सभी वहां पर पढ़ने को मिल जाएगा। जब भी कोई टेक्स ले जाता है या बहला फुसलाकर क्या कर रहा है, विदाउट द कंसेंट ऑफ द गार्जियन ले जा रहा है। व्हेन समवन टेक्स और entices एनी पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है, ठीक है, और लॉफुल गार्जियन के उससे विदाउट कंसेंट लेके जा रहा है। तीसरा, अगर मेल है तो 16 साल, फीमेल है तो 18 साल, और वो इस तरीके से ले जाता है विदाउट कंसेंट ऑफ द गार्जियन, तो इसको कहा जाएगा किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियन। आई होप ये क्लियर है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, ये जो है सेक्शन 361 के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है, आप चाहे तो उसको पढ़ सकते हैं, जो मैंने समझाया वही यहाँ पर लिखा हुआ है, बट ऊपर इन्होंने बस छोटा छोटा वो शॉर्ट में इन्होंने उसको अलग करके लिख दिया है। ओके, क्वेश्चन 9, सेक्शन 376 डीबी ऑफ द आईपीसी प्रोवाइड्स फॉर द। अब देखिए सेक्शन भी पूछे जाते हैं तो ध्यान पर आपको जो आईपीसी में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एक मैं इसके बाद एक वीडियो बनाने वाला हूं जहां पर जितनी भी आपके से आईपीसी आता है, कॉन्ट्रैक्ट आता है, इनके अंदर पढ़ना क्या है कई लोगों को यही नहीं मालूम होता है। इंपॉर्टेंट सेक्शंस कौन से हैं वो वहां पर मैं डिस्कस करने वाला हूं। सेक्शन 376 डीबी आईपीसी का प्रोवाइड करता है पनिशमेंट फॉर गैंग रेप ऑफ अ वुमेन अंडर 16, यहां पर 12 साल। देन पनिशमेंट फॉर गैंग रेप ऑफ अ वुमेन अंडर 12 ईयर्स। देन यहां पर बात करता है पनिशमेंट फॉर कॉजिंग डेथ और रिजल्टिंग इन अ persistent vegetative state of the
विक्टिम। फटाफट से इसका आंसर बताइए। 376 बहुत ही कॉमन सेक्शन है आईपीसी के अंदर, आपको मालूम होगा किस चीज से डील करता है, राइट। चलिए मैं आपको सही आंसर बता देता हूं। राइट आंसर जो है इसका वो है थर्ड, पनिशमेंट फॉर गैंग रेप। देखिए 376 बेसिकली जो है ये रेप के बारे में बात करता है, और 376D जो है ये आपका गैंग रेप के बारे में बात करता है, और 376DB जो है ये बात करता है अंडर 12 इयर्स। और जो आप इसको DA पढ़ेंगे, DA करके भी है, 376DA जो है वो बात करता है कितना, 16 इयर्स के अंदर। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है, 376 इंपॉर्टेंट है अपने आप में। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका एग्जाम में यूजीसी नेट लॉ के। ध्यान रखिएगा जितने भी सेक्शंस हैं इंपॉर्टेंट है। 354 वाला जो है सेक्शन वो भी इंपॉर्टेंट है लाइन से, जो वहां पर भी हमें देखने को मिलता है। ABCD हम जहां पर पढ़ते हैं, ये सारे मैं डिस्कस करने वाला हूं, क्या क्या हमें पढ़ना है आईपीसी के अंदर, जो भी है लास्ट मिनट रिवीजन करके बनाऊंगा यूजीसी नेट लॉ का। तो अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आ रही हो आपको, जो भी हम पढ़ रहे हैं समझ में आ रहा है कि आपको कुछ वैल्यू में दे रहा हूं, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, बात करते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग चैप्टर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन चार्टर डील विद पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। इस तरीके के क्वेश्चंस काफी देखने को मिलते हैं यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड, राइट। ऑप्शन आपके सामने है, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 3, चैप्टर 2। फटाफट से आंसर बताइए। एंड द राइट आंसर इज आंसर 1, चैप्टर 6। चैप्टर 6 जो है बात करता है यूनाइटेड नेशन चार्टर डील विद पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट के बारे में। तो जितने भी चैप्टर्स हैं यूनाइटेड नेशन के अंदर, अगर आप तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो यूनाइटेड नेशंस की कितनी एजेंसीज हैं, जैसे कि 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, ठीक है। ऑर्गन्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं जो उनके होते हैं, उसके अलावा जो है 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज होती हैं, उनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। उनके ऑर्गन्स, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वगैरह वगैरह सब चीज़ों के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। उनका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये भी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, हेडक्वार्टर ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट आ जाती हैं जब वोट की बात आती है, और बहुत सारी चीज़ें यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो चैप्टर्स एक बार अच्छे से आप गो थ्रू कर लेना यूनाइटेड नेशन के क्या है क्या नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। चैप्टर 10 जो है यहाँ तक बात करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको और भी इससे रिलेटेड आगे वीडियोस मिलते रहेंगे, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।